तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन और डिस्कशन सेंटर पे। और मैं अभिनव श्रीवास्तव, ओनर ऑफ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ महीनों से हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मुखातिब हुए हैं, या कह सकते हैं उसकी तरफ ज़्यादा रुझान हमारा हुआ है। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे कुछ लर्निंग सेंटर में कुछ ढील थी या हमने नहीं उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया। हम एज अ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर की टीम की तरफ से मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑनलाइन प्रमोशन और ऑफलाइन एजुकेशन या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का काम लगभग 7-8 साल से करते आए हैं। आप 7-8 साल मैंने इसलिए कहा क्योंकि शुरुआत का जो पहला साल होता है वो हर किसी कंपनी के लिए थोड़ा सा कष्ट वाला होता है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना और पब्लिकली उस चीज़ को, उसके सही मोटिव को पब्लिकली पहुंचाना, ये एक बड़ा काम है। इसमें साल भर का समय और कभी कभी कुछ अगर एफर्ट्स अच्छे नहीं हुए और एफर्ट्स ईमानदारी से नहीं किए गए तो साल क्या 2 साल 5 साल भी लग सकता है और कंपनी का एग्जिस्टेंस माइट सफ़र, कि मतलब वो उसके बारे में कंपनी तो चल रही है लेकिन उसके बारे में आपने सुना ना हो। तो इधर 5-6 मंथ से 5-6 मंथ से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि हमारी ऑफलाइन की जो स्ट्रेटजी है वो हर किसी एजुकेशन सेंटर की तरह थोड़ी ढीली हो गई है, क्योंकि आपके कोरोना वायरस एक ऐसा टर्म आया है हमारे साथ, हमारे जीवन में, जिससे कि हर कोई ऑफलाइन एजुकेशन जो है वो प्रभावित हुई है। अब बात यहाँ ये करते हैं कि क्या हमारे पास है, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है या करंटली नहीं हो सकती उसके बारे में डिस्कस करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। वो एक अच्छी चीज़ नहीं है कि हम उसके बारे में डिस्कस करें जो हम नहीं कर सकते। हमेशा ये हमें सोचना है कि करंट सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं, और इसके तहत हमने स्कैप रोबोटिक्स सेंटर का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया और ऑनलाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की, जहाँ तक संभव हो सके कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच दे सकें हम। तो चूँकि हमारा स्कैप रोबोटिक्स सेंटर जो है वो एडवांस टेक्निकल ट्रेंड्स से डील करता है, क्योंकि हमने शुरू में जब पोस्टिंग्स की यूट्यूब चैनल पर स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के अंतर्गत, तो उन पोस्टिंग्स में मशीन्स का ज़्यादा उन मशीन्स को हमने अपने जो मैगजीन्स हम प्रिंट करवाते हैं उन मैगजीन्स के थ्रू उनके स्नैपशॉट्स खींच के या उनके बुकिश जो आपका जो मैगजीन का जो पेज है उन पेजेस को स्कैन करके या उनके ऊपर वीडियो बना के हम लोग ने आपको बताया कि ये करंटली वर्क या ये ट्रेंड्स हम डील करते हैं, जिसमें कि एरियल रोबोटिक्स था, स्वाम रोबोटिक्स था, प्रोस्थेटिक्स था, तो ये सब फील्ड्स हैं रोबोटिक्स की। और हम इससे पहले भी करिकुलम आपको हमारे स्कैप रोबोटिक्स सेंटर पे, स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर भी हम अपने कंटेंट्स को अपलोड कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हम डील करते हैं। चूँकि एडवांस ट्रेंड्स का सेंटर है जहाँ पे एडवांस ट्रेंड की एजुकेशन दी जाती है, जैसे कि रोबोटिक्स हो गई, मैकेट्रॉनिक्स हो गई, ठीक है, सिस्टम ऑन चिप एसओसी हो गई, ठीक है, इस तरह की तमाम जो नई टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि आप जो है इंडस्ट्री में उनके इंटरव्यूज को क्रैक करके और आप अच्छे से आप कंपनी में एब्जॉर्ब हो सको। ठीक है, देखिए हर कंपनी, एक मोटा माटी बात है कि हर कंपनी आपको जाने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी ही करेगी। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि हम आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे तो वो ट्रेनिंग यूनिवर्सल रहेगी। वो कोई ट्रेनिंग यूनिवर्सल नहीं होती है। हर कंपनी का अपना एक पॉलिसी होती है, अपना एक सॉफ्टवेयर जंक्शंस होते हैं, अपने काम करने के तरीके होते हैं, लेकिन उसके बारे में एक ओवरऑल व्यू आपको हम देंगे कि जिससे कि आप एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या क्रैक कर सकें या इंटरव्यूज भी क्रैक कर सकें टेक्निकल डोमेन में से, कहते हैं एचआर टेक्निकल, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो
हमारा जो स्कैप रोबोटिक्स सेंटर है, ये इस तरह का पेज आपने देखा होगा, दिस इज द पेज, ठीक है। ये इस तरह का पेज आपने जो है वो स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पे प्रमोट हो चुका है। लेकिन अब इसके कंटेंट्स को एक हमारे यूज़र हैं या सब्सक्राइबर कह लीजिए, तो वो हमसे टेक्निकल ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप थोड़ा सा इसके बारे में, अपने कंटेंट्स के बारे में वीडियो लेक्चर बना लीजिए, जिससे कि उन कंटेंट्स को आप थोड़ा डिस्कस कर सकें कि इन कंटेंट्स में एक्चुअली पढ़ाया क्या जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे वो इन कंटेंट्स को देख के या इस शीट को देखकर या इन शीट्स को देखकर जो है वो बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं कि इसमें एक्चुअल में इन शीट्स में है क्या। तो उसका ब्रीफिंग मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो ब्रीफिंग मैं दे दूं कि इनमें है क्या, क्या क्या कोर्सेज के बारे में इसमें है स्कैप रोबोटिक्स सेंटर में। तो हमारा पहला जो सेक्शन है वो रोबोटिक्स का, ऑब्वियस सी बात है, रोबोटिक्स कंपनी है तो सेक्शन रोबोटिक्स का है। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ स्कैप रोबोटिक्स। तो इसमें मैंने जो इसको डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है 10 मॉड्यूल्स में, 10 मॉड्यूल्स में रोबोटिक्स की एजुकेशन। देखिए बहुत मैं हर वीडियो लेक्चर में ही बताता रहता हूँ, और मैंने जो रोबोटिक्स का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर भी डाला था, उससे मैंने बताया कि आपको 90% जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो करेंटली आपके इंडिया में हैं, 90% मैंने कहा 10% नहीं है, 10% सही एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन 90% इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो रोबोटिक्स के नाम पर बच्चों को एम्बेडेड सिस्टम्स, VLSI और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, इस तरह के टेक्निकल ट्रेंड्स में बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चा इनरोल होता है रोबोटिक्स के लिए, लेकिन वो रोबोटिक्स ना सीख कर वो ले लेकर PLC सीख लेता है, SCADA सीख लेता है और अदर ऑटोमेशन टेक्निक सीख लेता है, रोबोटिक्स सीख नहीं पाता। तो इसीलिए मैं एज एन ओनर ऑफ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर मैंने वो कंटेंट मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें कि रियल रोबोटिक्स के ट्रेंड्स हों। क्योंकि आपको पता होगा कि रोबोटिक्स की जो मेजर कंपनीज हैं, जैसे कुका जर्मनी की कंपनी है, ठीक है, जापान रोबोटिक्स में काफ़ी आगे है। इसके फर्स्ट रोबोट जो सीमो बना था वो जापानीज कंपनी ने ही बनाया था। तो चूँकि जापान की ज़्यादातर आबादी जो है वो ओल्ड एज की है, तो यंगस्टर्स वहाँ कम है, तो उसके रिगार्डिंग वो लोग ऑटोमेशन, जैसे कहते हैं रोबोटिक्स इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोमेशन। रोबोटिक्स अपने आप में ऑटोमेशन नहीं है, रोबोटिक एक ऑटोमेशन का पार्ट है। मतलब ऑटोमेशन वो चीज़ जो आपके काम को आसान करे, तो वो आसान काम करने का एक तरीका एक आपका सब्स्टिट्यूट रोबोट है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। कई तरीके के होते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर होते हैं, PLC भी कुछ तरह की ऑटोमेशन टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। रोबोटिक्स इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल ऑटोमेशन, क्योंकि मैकेनिकल लिंक्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, और उनको फिर उसमें कई पार्ट्स होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रोबोटिक्स जो है उसमें इंजीनियरिंग का लगभग हर पर्सपेक्ट आएगा। हर पर्सपेक्ट का मतलब क्या है कि रोबोटिक्स की बॉडी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, या इस तरह की चीज़ें जो हैं, आपका हाइड्रोलिक्स हो गया। ये सब क्या है कि हाइड्रोलिक एक्चुअली एक्चुएटर्स, मतलब आप जो पावर जनरेट कर रहे हो वो पावर का ट्रांसमिशन हो गया, वो हाइड्रोलिक्स या न्यूमेटिक्स के थ्रू होता है, ड्राइव्स कहते हैं हम। तो इसमें रोबोटिक्स में कई चीज़ इन्वॉल्व है, और ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि मेन रोबोटिक्स को छोड़कर आपका उस इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में घुस जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में घुस जाएंगे, लेकिन मेन रोबोटिक सेक्शन आपको नहीं बताया जाएगा। तो हमारा जो ये स्कैप रोबोटिक्स सेंटर स्टार्ट हुआ है, उसका एम इस एम के साथ स्टार्ट हुआ है कि हम आपको रियल रोबोटिक्स से रूबरू कराएंगे, जो कि बहुत कम इंस्टीट्यूशंस इस इंडिया में अवेलेबल आपको करा रहे हैं इसकी एजुकेशन। तो चलिए बहुत देर ना करते हुए मॉड्यूल पे आते हैं। मॉड्यूल 1 हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम आपको बेसिक टाइप ऑफ रोबोटिक्स, जैसे कि कई तरह के जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के बेसिस पे 3 तरह या 4 तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मॉडलिंग होनी है, स्फेरिकल पे होती है, सिलिंड्रिकल पे होती है, और एक पोलर होता है। ज़्यादातर पोलर को लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर आप डायनेमिक्स की तरफ बढ़ेंगे, डायनेमिक्स ऑफ रोबोट की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको किस कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, ठीक है। तो आपको किसी मोशन को, क्योंकि आपके पास जब रोबोटिक्स जैसी ब्रांच आप ऑप्ट करोगे या रोबोटिक्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपको रियल वर्ल्ड में जो ट्रैजेक्टरी प्लान करना है उसमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये पता हो आपको कि वो ट्रैजेक्टरी कैसे प्लान करोगे आप। तो उस प्लानिंग
ट्रैजेक्टरी की प्लानिंग में आपको सबसे ज़रूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन की, कि आपको किस डोमेन में या किस तरह के प्रॉब्लम्स में किस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, सिलेंड्रिकल चाहिए, पोलर चाहिए, स्फेरिकल चाहिए, या आपका कार्टीजन चाहिए। यूट्यूब के शायद शुरू के लेक्चर्स मैंने डायनेमिक्स का प्रॉब्लम कराया है, जिसमें मैंने 3 तरह के प्रॉब्लम्स कराए हैं, जिसमें कि आपका मैंने बताया है कि यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा और यहाँ पे कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा। तो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप यूट्यूब के अर्लियर वीडियोस में देख लीजिए, जहाँ पर मैंने उसमें शायद मैंने उसको बोर्ड पे नहीं समझाया है, लेकिन उसको एक कॉपी पे राइट करके और ऊपर से आपको वीडियो बनाया है उसका, तो कॉपी पे राइटिंग करते हुए, तो मे भी उसको शायद वो चीज़ है, तो उसको देख लीजिएगा। नहीं है तो इस इंट्रोडक्शन में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ठीक है। उसकी जो है इम्पोर्टेंस की कितने तरीके के जॉइंट्स के हिसाब से कितने रोबोट्स बनते हैं, रोबोट्स होता क्या है, और किन वर्किंग कंडीशंस के लिए कौन कौन से रोबोट्स हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अब बात आती है इस मॉड्यूल 2 में, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, लिंक्स, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर, उसको आप ले लीजिएगा। यूट्यूब पर भी आपको इनिशियल वीडियोस में इसकी मैंने वीडियो बना के डाली है, उसको आप निकाल के उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। तो सेकंड है आपका एलिमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, एलिमेंट्स ऑफ रोबोट, जॉइंट, लिंक, एक्चुएटर्स, सेंसर्स। एक्चुएटर्स में क्या होगा, सेंसर्स किस तरह के लगेंगे, इंट्रिंसिक लगेंगे, एक्सट्रिंसिक लगेंगे, किस तरह के सेंसर्स लगेंगे, वो मॉड्यूल 2 में डिस्कस किया जाएगा। मॉड्यूल 3 में आपका आएगा काइनेमेटिक्स ऑफ सीरियल रोबोट्स, और मॉड्यूल 4 में है काइनेमेटिक्स ऑफ पैरेलल रोबोट्स। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि सीरियल रोबोट और पैरेलल रोबोट होते क्या है, उनकी मोशन की स्टडी कैसे होगी, वो बताया जाएगा इसमें पे 3rd और 4th मॉड्यूल में। दैट इज द काइनेमेटिक्स ऑफ सीरियल एंड पैरेलल रोबोट्स, ठीक है। तो सीरियल रोबोट्स कौन से होते हैं, पैरेलल रोबोट्स कौन से होते हैं, और पैरेलल रोबोट्स में आपको एक स्कारा रोबोट्स होते हैं, SCARA, स्कारा रोबोट्स, सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोटिक आर्म मॉडलिंग, ठीक है। तो वो होगा वेलोसिटी एंड स्टैटिक्स ऑफ रोबोट मैनिपुलेटर्स। रोबोट मैनिपुलेटर्स मतलब जो आर्म होती हैं उनको किस तरह से डिजाइन करना है इससे वर्क एनवेलप में हाईली एफिशिएंट आर्म डिजाइन हो सके। मतलब वर्क एनवेलप अगर हमारा बहुत बड़ा होगा और आर्म जो है एक डेफिनेट ओरिएंटेशन पे ही स्वैप कर रही है, तो शायद वर्क एनवेलप बड़ा होने के बावजूद भी वो यूजफुल ना हो। तो यूजफुलनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी एंड स्टैटिक्स ऑफ रोबोट मैनिपुलेटर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। मॉड्यूल 6 में बताएंगे डायनेमिक्स ऑफ सीरियस एंड पैरेलल रोबोट। डायनेमिक्स और स्टैटिक्स या काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा अंतर होता है। तो सीरियल रोबोट और पैरेलल रोबोट की डायनेमिक्स जिसमें कि डिफरेंशियल मोशन एनालिसिस होगी। ये डिफरेंशियल मोशन क्या होता है, बड़े मोशन को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया कि ये अब आर्म अगर हम लिंक्स बढ़ा दें तो क्या ये आर्म सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल प्रोवाइड कर पाएगी भी कि नहीं कर पाएगी। मॉड्यूल 7 में मोशन प्लानिंग एंड कंट्रोल आएगा, जिसमें कि ट्रैजेक्टरी प्लानिंग का बहुत एफिशिएंट डिजाइन होगी। ये सारी डिजाइनिंग मैथमेटिकल है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, दीज ऑल डिजाइंस आर मैथमेटिकली मैनिपुलेटेड क्योंकि रोबोटिक्स का जो ओरिजिन हुआ है वो बेसिकली फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन से ही हुआ है, और अदर ब्रांचेस के भी इनकॉर्पोरेशन इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, इसीलिए दिस एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, ठीक है। मॉड्यूल 8 में मॉडलिंग एंड कंट्रोल ऑफ फ्लेक्सिबल रोबोट। अब फ्लेक्सिबल रोबोट आर्म जिसमें कि जैसे कि रेप्टिलिटिक मोशन होता है कि रेप्टिलिटिक मोशन से स्नेक मोशन होता है, उसमें आपका हर डोमेन जो है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन पे एक फुल प्लानिंग रोबोट्स, ठीक है। 9 है मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ व्हील्ड मोबाइल रोबोट्स। व्हील्ड मोबाइल रोबोट्स की एनालिसिस, व्हील्ड मोबाइल रोबोट्स जैसे लोकोमोटिव पैरामीटर्स होते हैं, तो लोकोमोटिव पैरामीटर्स को किस तरह मॉडल करना है उसकी एनालिसिस यहाँ पर होगी। फिर एडवांस टॉपिक्स इन रोबोटिक्स में आएगा, जिसमें कि मोर सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल आएंगे, जैसे कि सिमुलेशन ऑफ लेनर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर्स, ठीक है। एनालिटिकल क्राइटेरिया फॉर अनफोर्स्ड मोशन। कभी कभी हम प्रकृति का सहारा भी लेते हैं, कुछ प्राकृतिक फोर्सेस को अगर हम ऐड कर लेते हैं अपने मैकेनिज्म में तो हमें एक्स्ट्रा ड्राइव्स लगाने से हम बच जाते हैं कि इसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी दें, क्योंकि जितना एनर्जी हम अपनी साइड से देंगे आर्टिफिशियली तो उतना क्या होगा, हमारे पास फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑप्टिमैलिटी कम होगी। कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट ऑप्टिमैलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सिमुलैरिटीज का अध्ययन, सिमुलैरिटी वो सेंटर ऑफ मोशन होता है जिसके कारण जो है होल ऑफ द मैकेनिज्म जो है वर्क करती है।
over constant mechanism and deployable structures, kinematics and statics of deployable structures with pantographs and scissor like elements like SLEs। ठीक है, तो ये रियल रोबोटिक्स का पार्ट है ये। और जब आप स्टडी में आएंगे तो देखेंगे कि छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स हैं जो एडवांस में बता दिया मैंने ज़्यादा, लेकिन छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स हैं, इसके अंदर मोशन बहुत बड़ा है, इसके अंदर टॉपिक्स बहुत बड़े हैं। और स्कैप रोबोटिक्स सेंटर रियल रोबोटिक्स एजुकेशन की तरफ अग्रसर है। तो ये कंटेंट आपको, ये कंटेंट की लिस्टिंग आपको मिल जाएगी और आप इसको टैली करके कर सकते हैं। और भी मॉड्यूल्स हमारे पास हैं, और मॉड्यूल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है। इसमें मैकाट्रॉनिक्स के क्या होते हैं, एडवांस्ड कंट्रोल्स क्या होते हैं, कंट्रोल लूप ट्यूनिंग क्या होती है, MEMS सेंसर्स, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल कंट्रोल, फील्ड बस सिस्टम, टास्क मैनेजमेंट, IRMX रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, और कुछ एडाप्टिव एंड ऑप्टिमल कंट्रोलर्स। इस तरह के चीज़ों का इसमें जो है मैकाट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाई जाएंगी। साथ साथ में एप्लीकेशन इन इको कैंसिलेशन, एप्लीकेशन इन स्पीच सिंथेसिस, स्ट्रक्चर फॉर IIR सिस्टम्स एंड FIR सिस्टम्स। ठीक है, फीडबैक लीनियराइजेशन कंट्रोल, फोर्स कंट्रोल, हाइब्रिड पोजीशन फोर्स कंट्रोल, एडाप्टिव इनवर्स डायनेमिक्स जैसे एडवांस्ड ट्रेंड्स मैकाट्रॉनिक्स में जो रियल मैकाट्रॉनिक्स है वो आपको इसमें कवर कराया जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर स्कैप रोबोटिक्स सेंटर। थर्ड पार्ट बट नॉट द लीस्ट इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल। तो मशीन लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रोबोटिक्स। मशीन लर्निंग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रोबोटिक्स में। क्यों? क्योंकि न्यूरो फजी कंट्रोलर जैसे चीज़ें इसमें आती हैं। और ब्रेन ऑफ द रोबोट, मैंने इसमें एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ न्यूरो फजी कंट्रोलर को लेकर। तो न्यूरो फजी कंट्रोलर आर द ब्रेन ऑफ द रोबोट। वो किस तरह से वर्क करता है उसका स्टडी भी इसमें इंकॉर्पोरेटेड है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि मेकिंग कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, कैसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाएंगे, इनकी मैथमेटिकल डिसीजन की मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे होती है, वो भी मैकाट्रॉनिक मशीन लर्निंग के अंदर आएगा। ANNs आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव न्यूरल नेटवर्क से NEWC कहते हैं, काउंटर प्रोपोगेशन नेटवर्क CPN कहा जाता है, न्यू कॉग्निशन क्या चीज़ होती है, एडाप्टिव नेटवर्क सिस्टम एंड कंट्रोल थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी, ये सब इसमें पढ़ाया जाएगा। मशीन लर्निंग, कर्नल मॉड्यूल्स एंड कर्नल मशीन, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप्स, वेक्टर क्वांटाइजेशन, beacons and learning bean networks with hidden variables, LVQ1 learning rule, Hebbier learning and Hebnet learning algorithms। इस तरह की चीज़ें जो आपका क्या बनाती हैं, जो एक मशीन लर्निंग पैरामीटर को सक्सेस बनाती हैं कि आखिर मशीन सीखती कैसे। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट होंगी, ये तो मैंने छोटी से हाईलाइट दी है। इसके अलावा PLC, VLSI, SCADA जैसे मॉड्यूल्स हैं। स्काडा में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप मिला लीजिएगा कि स्काडा में आप और कोचिंग सेंटर्स या और सेंटर्स पे क्या पढ़ेंगे। हमारे स्काडा में आप पढ़ेंगे चैनल स्कैनिंग, मास्टर कंट्रोल सेंटर, रिमोट कंट्रोल सेंटर, स्काडा डेटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक सबस्टेशन कंट्रोल, स्काडा कॉन्फ़िगरेशंस, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम EMS, स्काडा सिस्टम फॉर पावर सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा सिस्टम्स, फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स, dual modular redundancy DMR and triple modular redundancy TMR, handshaking process, modern adaptive controls like linear spacers and linear operators, optimal feedback control, stochastic process and stability, stochastic में random process। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल के अंदर ट्रांसफर फंक्शन मॉडलिंग होगा, ट्रांसिएंट रिस्पॉन्सेस होगा, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल स्कीम्स, कैस्केड कंट्रोल, रेशियो कंट्रोल सिस्टम, मल्टी वेरिएबल कंट्रोल, एंटी रीसेट कंट्रोल एंड सेल्फ एडाप्टिव एंड सेल्फ ट्यूनिंग कंट्रोल, बॉयलर कंट्रोल, डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके साथ साथ इसमें VLSI भी है, तो मॉस्ट टेक्नोलॉजी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये चीज है कि हम जो चीज आपको बता रहे हैं इससे कहीं ज्यादा है इस चीज को पढ़ाना। तो जितना आपको समझ के लग रहा होगा ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये हम करते आए थे। क्योंकि करेंटली क्या है कि हम जो चीज़
ये सब रोबोट जो है वो भी इंसानों ने ही बनाया, किसी बाहर वाले ने नहीं बनाया। तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और नए डायमेंशंस हैं जो हम लाए इस तरह की शीट्स में, ठीक है। तो इस तरह की शीट्स में जो नए डायमेंशंस हैं वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल फॉर ऑटोमेशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल फॉर ऑटोमेशन के बाद एलिमेंट्स ऑफ मशीन कंट्रोल, ये भी हमारे यहाँ एक टेक्निकल मॉड्यूल चलता है। एनर्जी कन्वर्जन, दिस इज अनदर मॉड्यूल। मॉडर्न इनर्शियल सेंसर्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब जैसे जैसे अब इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो जनरली बीटेक कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है और ये माना जाता है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हर इंजीनियरिंग लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स, सिरेमिक, ठीक है। तो हर इंजीनियरिंग बन के फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है हमारा रोबोटिक्स। तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में किस तरह से किसी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फाइनली हमें करना क्या है, इन्फॉर्मेशन पास करनी है एक आर्टिफिशियल ब्रेन को, उस ब्रेन को हम मैप करना है एक एक्चुएटर से, एक ड्राइव से, जो फाइनली एंड इफेक्टर के थ्रू एक काम को करवा सके, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी इसमें रैंडम प्रोसेस, गॉसियन प्रोसेस, मार्कोव प्रोसेस, एडाप्टिव स्कीम्स, सेल्फ ट्यूनिंग रेगुलेटर्स, स्टोकेस्टिक एडाप्टिव कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन चैनल, चैनल कैपेसिटी, एरर कंट्रोल कोडिंग, नॉइसलेस कोडिंग, बस्ट एरर करेक्शन एंड कन्वोल्यूशन कोड्स, रिले ऑसिलेशंस, इस तरह की चीजें इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में आएंगी। प्योरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, कोई थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई ह्यूरिस्टिक्स का यूज करके पुराने पैटर्न से मैच करके आपका ब्रेन भी किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है कि पुरानी चीजें क्या थी, उससे मिलती। अगर सर्किल आपने बच्चे ने पहले देखा हुआ है तो नया सर्किल देखेगा या सर्किल जैसा चीज देखेगा तो सर्किल से पुरानी चीज से मैप करेगा। तो मैप करने के लिए पैटर्न रिकॉग्निशन जैसा एक टर्म चाहिए होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन जो है वो इससे, अब ये भी इसमें एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उस रोबोटिक्स कोर्सेज के अलावा हमारे पास मान के चलिए कि 6 अदर मॉड्यूल्स हैं जो हमने करंट एनर्जी ट्रेंड को देखते हुए हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, और इन मॉड्यूल्स के साथ हम आपको रोबोटिक्स का रियल एक्सपीरियंस देंगे। और डेफिनेटली वी आर श्योर दैट कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आप जो हैं किसी भी ऑटोमेशन और रोबोटिक्स कंपनी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दिस इज अवर से कहते हैं कि वी आर क्लेमिंग दैट, ये हमारा दावा है कि आप ये इस चीज़ को, लेकिन बस ये है कि इस चीज़ को कम्प्लीटली करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि बीच में आपने किया और ड्रॉप कर दिया, क्योंकि रोबोटिक्स जैसा जो डोमेन है वो एक कई ब्रांचेस को मिला के बना है। मैंने एमटेक रोबोटिक्स किया है, मैं खुद जानता हूँ ये चीज़ कि मैंने भी अपने एमटेक के सेमेस्टर्स में CS भी पढ़ी है, EC भी पढ़ी है, ME भी पढ़ी है, EM भी पढ़ी है, EC भी पढ़ी है साथ ही में। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है या कोई कैंडिडेट ऐसा सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। ऊपर से आपको अच्छा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ रही है। दिस इज द मेन मोटो ऑफ द रोबोटिक्स, कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स को जोड़ना, ठीक है। जैसे कि मैकेट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ के बना मैकेट्रॉनिक्स। तो क्यों बना? क्योंकि इसकी नीड थी, क्योंकि आज की नीड जो है वो कई साइंसेस को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाने की है। तो वो डोमेन जो है वो रोबोटिक्स या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से जुड़कर ही आएगा। तो दैट्स ऑल। तो ये उस एस्पायरेंट का या उस सब्सक्राइबर का एक रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ डिस्कस कर लूँ। कि उसने कहा कि सर मैं डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन इसके बारे में एक ब्रीफिंग दे दीजिए अपने एक वीडियो बनाकर। तो ब्रीफिंग है ये। और कोई अगर डाउट है आपको तो आप किसी भी वीडियो लेक्चर उठा के देख लीजिए, उसमें मेरे कॉन्टैक्ट इन्फो, मेल ID, व्हाट्सएप नंबर सब मेंशन है। मुझे मेल करिए, व्हाट्सएप करिए जो भी प्रॉब्लम है, और मैं आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, मैं आपको उसको जस्टिफाई करूँगा। कुछ जो प्रॉब्लम रह गई है, जो आपकी पर्सनल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, उनको मैं सॉल्व करूँगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स इंडस्ट्री ऑल्सो। 15 साल का एक्सपीरियंस मेरे इंडस्ट्री सेक्टर में भी है। तो मैं टीचिंग में इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड ज़्यादा रहा, क्योंकि मुझसे पहले मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले जो टीचिंग को इंडस्ट्री से जोड़ने का काम जिन्होंने किया हो। ज़्यादातर आदमी इंडस्ट्री में निकल जाता तो इंडस्ट्री में निकल जाता है, टीचिंग में निकल जाता तो टीचिंग में निकल जाता है, उनको जोड़ नहीं पाता है। और मेरा काम क्या है कि उनको जोड़ना, क्योंकि जब तक टीचिंग और इंडस्ट्री जुड़ेगी नहीं तब तक देश का डेवलपमेंट होना नहीं है, ठीक है।
तो जो रियल टाइम सीख रहा है उसको बच्चों को वो चीज़ कन्वे भी करनी है अपनी पिछली जनरेशन को, या अपनी आगे वाले जनरेशन को। जो पिछली जनरेशन ने सीखा प्रैक्टिकली उसको आगे वाले जनरेशन तक कौन बढ़ाएगा, ये मैपिंग होगी इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स की टीचिंग मैथोलॉजी से मिलकर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई रिक्वेस्ट इस तरह की आपकी होगी तो मैं जरूर उसको पूरा करूंगा जो मेरे बस में होगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। एंड तो विदा लेता हूं मैं अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप रोबोटिक सेंटर से। धन्यवाद।